हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे मानव मूल एवं पर्यावरण अध्ययन के आगे के क्वेश्चन, जिससे पहले हम कर चुके हैं। पर इससे पहले हमने देखे परिस्थितिकी पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने देखे थे। आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे खाद्य श्रृंखला पर। किस पर? खाद्य श्रृंखला पर बनने वाले क्वेश्चनों को हम आज देखेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला आरंभ होती है। खाद्य श्रृंखला कहां से आरंभ होती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, या विघटन से, या श्वसन क्रिया से, या प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। तो बात करें जो खाद्य श्रृंखला होती है वो खाद्य श्रृंखला होती है प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो किससे? प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। पौधों को शाकाहारी कहते हैं और शाकाहारी को मांसाहारी कहते हैं। यही क्या है? हमारी खाद्य श्रृंखला होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। यानी जो खाद्य श्रृंखला होती है स्टार्ट, वो कहां से होती है? प्रकाश संश्लेषण से होती है। ठीक है, अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला क्या है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, वह मार्ग जिससे ऊर्जा तथा पोषक तत्व परितंत्र के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। दूसरा, खाद्य पदार्थ से बनी एक दीर्घ श्रृंखला, खाद्य पदार्थ तैयार करने की प्रक्रिया, या खाद्य पदार्थ जहां श्रृंखला से बंद है। तो अगर बात करें खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो यह वह मार्ग है जिससे ऊर्जा तथा पोषक तत्व परितंत्र के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला का सही रूप है। यानी खाद्य श्रृंखला का सही रूप क्या है? पहला है उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी अपघटक, दूसरा उत्पादक मांसाहारी शाकाहारी अपघटक, और तीसरा है अपघटक उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी, चौथा है अपघटक शाकाहारी मांसाहारी और उत्पादक। तो देखो, बात करें इसकी खाद्य श्रृंखला की, तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? ऐसा होता है, मान लीजिए खाद्य एक क्या है? ट्रायंगल है, खाद्य ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? सबसे ऊपर जो रखा जाता है वो रखे जाते हैं उत्पादक, जैसे पेड़ पौधे या घास फूस। क्या रखी जाती है? घास फूस रखी जाती है। उसके नीचे आती है दूसरी में, तो इसमें आते हैं शाकाहारी। शाकाहारी शाकाहारी जो होते हैं वो ऐसे हिरण वगैरह जो होते हैं वो किसे खाते हैं? घास को खाते हैं। गाय वगैरह, भैंस वगैरह, ये क्या है? शाकाहारी में आते हैं। और शाकाहारी के बाद आते हैं मांसाहारी। क्या आते हैं? मांसाहारी आते हैं। तो मांसाहारी जो होते हैं वो किन्हें खाते हैं? शाकाहारी को खाते हैं। और मांसाहारी के बाद में आता है अपघटक। यानी क्या आता है? अपघटक। यानी जो मांसाहारी हेतु हैं इन्हें कोई नहीं खाता है, तो इन्हें क्या? अपघटक। यानी ये क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। तो इसका अगर बात करें तो हमारा क्रम क्या बना? पहले घास फूस को कहते हैं उत्पादक, फिर उसके बाद शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर अपघटक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर बनती हैं। बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर बनती है, उन्हें क्या कहते हैं? खाद्य जाल, पारस्परिक संबंध, वातावरण या पर्यावरण में संतुलन। तो बात करें, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर बनी होती है तो उन्हें कहते हैं खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला के आगे बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा घटक कम होता है? तो जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है? पोषण कम होता जाता है, ऊर्जा स्तर कम होता जाता है, तापमान कम होता जाता है, या दाब कम होता जाता है। तो बात करें, जैसे ही खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं वैसे ऊर्जा जो होती है ऊर्जा क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ऐसे घास है, घास में सबसे अधिक ऊर्जा होती है और सबसे अधिक ऊर्जा का सेवन करते हैं शाकाहारी। शाकाहारी कौन खाते हैं? मांसाहारी। तो ये कम ऊर्जा का सेवन करते हैं। और मांसाहारी को कौन खा जाते हैं? अपघटक। तो ये सबसे कम ऊर्जा का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ऊर्जा का स्तर क्या होता है? कम होता चला जाता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला वर्णन करती है। यानी जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या वर्णन करती है? जीवों के मध्य संबंध का, भोजन पैटर्न का, अनुक्रमिक चरणों का, या उपरोक्त सभी का। यानी जो खाद्य श्रृंखला है वो किसका वर्णन करती है? तो बात करें, देखो, भोजन पैटर्न का भी, अनुक्रमिक चरणों का भी, और जीवों के मध्य संबंध को भी
क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उक्त छवि हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो 7वां क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में जीवित सामग्री की कुल मात्रा प्रस्तुत करने के लिए किस पिरामिड का विकास किया गया है। तो बात करें, पहला है हमारा ऊर्जा का पिरामिड, दूसरा है बायोमास का पिरामिड, तीसरा है संख्या का पिरामिड और चौथा है उक्त छवि। तो बात करें कि एक खाद्य श्रृंखला में जीवित सामग्री की कुल मात्रा प्रस्तुत करने के लिए किस पिरामिड का होता है, तो बायोमास का पिरामिड, किसे, बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका बी, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखलाओं में मानव की क्या भूमिका होती है। खाद्य श्रृंखलाओं में मानव की क्या भूमिका होती है, देखते हैं। पहला है उत्पादन, दूसरा है अपघटक, तीसरा है उपभोक्ता, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें इसकी, तो खाद्य श्रृंखला में मानव की क्या भूमिका होती है, तो मानव क्या होता है, उपभोक्ता होता है। क्या होता है, उपभोग करता है, किसका, जो उत्पादक होते हैं उत्पादकों का उपभोग करता है कौन, मानव। तो इसलिए इसे क्या कह देंगे हम, उपभोक्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को डैश के रूप में जाना जाता है। नहीं, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को क्या जाना जाता है, परिस्थिति आत्मसत्ता, परिस्थिति क्षमता, या परिस्थिति दक्षक, या परिस्थिति सभ्यता। तो बात करें, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को परिस्थिति दक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, परिस्थिति दक्षक के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला में जीवों की श्रेणी में क्यों वर्गीकृत किया जाता है। यानी खाद्य श्रृंखला में जीवों की श्रेणी में क्यों वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला है पोषी स्तर बनाने के लिए, दूसरा है समुदाय बनाने के लिए, तीसरा है ऊर्जा का साझा करने के लिए, चौथा है ऊर्जा में कोई नहीं, उत्त में से कोई नहीं। तो बात करें खाद्य श्रृंखला में जीवों की श्रेणी में क्यों वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि पोषक स्तर क्या बनाया जा सके। पोषी स्तर को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवित जीवों के बीच किस भोजन पैटर्न की व्याख्या करती है। अगर बात करें जीवित जीवों में जो भोजन की पैटर्न को करती है उसे कहते हैं हम खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधे के ही क्यों प्रारंभ होती हैं। यानी जितनी भी खाद्य श्रृंखला हैं वो क्या होती हैं, पौधों से ही क्यों प्रारंभ होती हैं। तो क्योंकि पौधे पौष्टिक होते हैं, क्योंकि पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करते हैं, और उक्त सभी। तो देखो, कोई भी खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला हमेशा स्टार्ट होती है उत्पादक से। उत्पादक क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या अपना जो पोषण जो होते हैं अपने आप प्राप्त करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे उत्पादक होते हैं। और खाद्य श्रृंखला जो स्टार्ट होती है वो किससे होती है, उत्पादक से होती है। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा का स्वयं उत्पन्न करते हैं और ये क्या होते हैं, एक उत्पादक होते हैं, इसलिए खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं वो प्रारंभ कहाँ से होती हैं, पौधों से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, गाजर, खरगोश, लोमड़ी उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है, तो देखो गाजर को कौन खाता है, तो गाजर को खरगोश खाता है, और खरगोश को कौन खा जाता है, लोमड़ी खा जाती है। तो ये क्या है, ये खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। किसका, खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समुद्री खाद्य श्रृंखला को प्रारंभ करता है। किसको, समुद्री खाद्य श्रृंखला को प्रारंभ करता है। तो बात करें प्लैंकटन, तीसरा कोरल, जोलंगटन मछलियां, फाइटोप्लैंक्टन, इन्हें बोलते हैं, प्लैंक्टन भी बोलते हैं नॉर्मल में। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो छोटे छोटे जीव होते हैं। जैसे छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं वो किन्हें खाती हैं, फाइटोप्लैंक्टन को खाती हैं, और छोटी छोटी मछलियों को बड़ी बड़ी मछलियां खाती हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो समुद्री या जल परिस्थिति तंत्र के ऊर्जा के प्रवाह को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो अगर बात करें
अगर स्थल पर तंत्र की बात करें तो स्थल की खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, हम घास या पेड़ पौधों से क्या करते हैं, इसकी श्रृंखला की स्टार्ट करते हैं, जबकि समुद्री खाद्य श्रृंखला जो प्रारंभ होती है वो फाइटोप्लैंक्टन से होती है। किससे? फाइटोप्लैंक्टन से होती है। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें छोटी छोटी मछलियां खाती हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन करती है। ठीक है, देखिए पहले देखते हैं घास। घास जो है शेर, घास शेर को खाता है? नहीं खाता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं गाय, गाय को घास खाती है? नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा देखो पत्ता जो है पक्षी, पक्षी पत्ता कहाँ खाते हैं? नहीं खाते हैं। अब पक्षी को छिपकली खाती है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। देखो बात करें तीसरे की, अगर बात करें घास की, तो घास को कौन खाती है? बकरी खाती है। और बकरी को कौन खा जाता है? मानव खा जाता है। बकरी को मानव खा जाता है, तो इसलिए क्या होती है, खाद्य श्रृंखला क्या बन गई, बिल्कुल राइट खाद्य श्रृंखला बन गई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे जो आंसर होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो सारे होंगे खाद्य जाल पर आधारित। किस पर? खाद्य जाल पर आधारित अगले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखते हैं खाद्य जाल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य जाल में प्रत्येक स्तर कहलाता है। अगर बात करें खाद्य जाल में प्रत्येक जो स्तर होता है वो कहलाता क्या? उपभोक्ता स्तर, भोजन स्तर, ऊर्जा स्तर या उत्पादन स्तर। तो देखो खाद्य जाल में प्रत्येक स्तर कहला जाता है ऊर्जा का स्तर। किसका? ऊर्जा का स्तर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें हमारे पास ऊर्जा के लिए जीवों से एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं। यानी निम्नलिखित में से हमारे पास ऊर्जा के लिए जीवों के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं। किसमें? खाद्य चक्र में, खाद्य श्रृंखला में, खाद्य रोटेशन में या खाद्य जाल में। तो देखो जीवों के पास एक से अधिक जो स्रोत होते हैं वो किसमें होते हैं? खाद्य जाल में होते हैं। ठीक है, खाद्य जाल में जो होते हैं जीवों के पास एक से अधिक क्या होते हैं, खाने के स्रोत होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वृक्ष बलूत का फल उत्पन्न करते हैं जो कई कीड़ों तथा चूहों के लिए भोजन के रूप में कार्य करता है, का एक उदाहरण है। तो बात करें, देखो खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, खाद्य चक्र या खाद्य रोटेशन। तो बात करें, देखो खाद्य जाल, खाद्य जाल क्या होता है, जिसमें जीवों के पास जो होता है कई ऑप्शन होते हैं खाने के लिए। अगर बात करें, देखो बलूत के फल, बलूत का जो फल होता है इसके लिए कई जीव खाते हैं, जैसे चूहा, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ये किसमें संभव होता है? तो ये होता है खाद्य जाल में संभव। किसमें? खाद्य जाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य जाल कितने प्रकार का होता है? खाद्य जाल कितने प्रकार का होता है? तो बात करें 2 प्रकार का, 4 का, 6 का या 8 का। तो जो खाद्य जाल होता है वो होता है 6 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन घास के मैदान के खाद्य जाल में सबसे अधिक पोषी स्तर जीव का, पोषी स्तर का जीव है? सबसे अधिक जो पोषी स्तर का जीव है कौन सा? छिपकली है, टिड्डा है, हॉक है या घास है? तो सबसे अच्छा जो पोषक स्तर है वो किसका माना जाता है? तो माना जाता है हॉक का। किसका? हॉक का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, सी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है हमारा, उस आरेख के लिए क्या कहा गया जाता है जो दर्शाता है कि एक कैसे खाद्य श्रृंखला एक साथ अधिक जटिल खाद्य प्रक्रिया संबंध में जुड़ी हुई हैं। तो बात करें खाद्य चक्र, खाद्य त्रिभुज, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। तो अगर बात करें आंसर इसका क्या हो जाएगा? खाद्य जाल। खाद्य जाल में क्या होता है? विभिन्न कई प्रकार की खाद्य श्रृंखला इसमें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है हमारा, चलिए खाद्य जाल के लिए खाद्य जाल का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अगर बात करें जलीय खाद्य जाल के लिए सबसे अच्छा जो क्रम है वो कौन सा है? डायटन, पायरोपोड्स, लेटर्स, मछली, स्क्विड या मरलिन। अगर बात करें दूसरा तो डायटन, लेटिस, मछली, स्क्विड, मरलिन और पटरोपोड्स। तीसरा है हमारा लेटन, छिपकली, डायटन, स्क्विड, मरलिन या पटरोपोड्स।
चौथा है हमारा लैटिन, मछली, डाल्टन, स्क्विड, पोटोपोड्स या मरीन। तो बात करें जलीय खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम इसमें से कौन सा है, तो वो है हमारा डाल्टन, पोटोपोड्स, लैटिन, मछली, स्क्विड या मरलिन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला आंसर है हमारा वो है पारिस्थितिकी पिरामिड से। किससे, पारिस्थितिकी पिरामिड से रिलेटेड हमारे अगले क्वेश्चन होंगे। देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, परिस्थिति तंत्र के उत्पादक और उपभोक्ता के अंततः संबंध को चित्रा के द्वारा प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं। अगर बात करें परिस्थिति तंत्र के उत्पादक एवं उपभोक्ता के अंतः संबंध को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर। अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है परिस्थिति तंत्र पिरामिड में उच्चतम स्तर है, उच्चतम स्तर पर है कौन सा। तो बात करें प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, सर्वहारी। तो परिस्थिति तंत्र में पिरामिड में जो उच्चतम स्तर होता है वो किसका होता है, अपघटक का होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तीसरे की, तो परितंत्र में ऊर्जा पिरामिड होते हैं। परितंत्र में जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं वो कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, सीधे होते हैं, अनिश्चित होते हैं या निश्चित होते हैं। तो पिरामिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, बिल्कुल कैसे, सीधे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो परिस्थितिकी पिरामिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 के, 4 के या 5 के। तो बात करें जो हमारे परिस्थितिकी पिरामिड होते हैं उनके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार। कितने, 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिस्थितिकी पिरामिड किसने तैयार किया, यानी जो परिस्थितिकी पिरामिड है वो किसने तैयार किया था। चार्ल्स एल्टन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर मेडल ने या रेमंड लिंडमैन ने किया था। तो किसने किया था परिस्थिति पिरामिड को तैयार, तो परिस्थिति पिरामिड की तैयारी किसने किया था, चार्ल्स एल्टन ने किया था। किसने, चार्ल्स एल्टन ने परिस्थिति पिरामिड को क्या किया था, तैयार किया था। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, पिरामिड परतंत्र के किस पोषी स्तर का चित्रण कर सकते हैं। तो बात करें ऊर्जा मात्रा का, जैव भार का, या जीवों की संख्या का, या उपरोक्त सभी का। तो बात करें पिरामिडी परिस्थिति तंत्र के जो पोषी स्तर का चित्रण हम करते हैं वो ऊर्जा का भी कर सकते हैं, जैव भार का भी कर सकते हैं, और जीवों की संख्या के आधार पर भी हम कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो सबसे जो सीधा जो पिरामिड होता है वो होता है ऊर्जा पिरामिड। कौन सा, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सबसे सीधा होता है। तो आयु का नहीं होता, ना बायोमास का होता है, ना संख्या का होता है, किसका होता है, ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो बिल्कुल सीधा पिरामिड होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऊर्जा पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऊर्जा पिरामिड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। कौन सा पिरामिड प्रत्येक स्तर पर व्यक्तियों की संख्या प्रस्तुत करता है, यानी कौन सा पिरामिड है जो प्रत्येक स्तर पर व्यक्तियों की संख्या प्रस्तुत करता है। तो बात करें वृत्ताकार पिरामिड, आयु पिरामिड, संख्या का पिरामिड या उक्त सभी। तो संख्या का जो पिरामिड होता है, संख्या पिरामिड जो होता है वो प्रत्येक स्तर पर व्यक्तियों की संख्या का क्या प्रस्तुत करता है, प्रत्येक संख्या को प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगर बात करें 9वें क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है। कौन सा पिरामिड जो है वो सीधा या उल्टा हो सकता है। तो ऊर्जा का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, या उक्त ए और बी दोनों, या उक्त में से कोई नहीं। तो बात करें जो सीधा या उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है वो होता है बायोमास का पिरामिड। बायोमास का पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वन परिस्थिति तंत्र में संख्याओं के पिरामिड को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो सीधा, उल्टा, वृत्ताकार या अंडाकार।
तो जो संख्या का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिस्थिति पिरामिड के वैकल्पिक रूप से क्या कहा जाता है। परिस्थिति पिरामिड के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है, आयु पिरामिड, डेवोनियन पिरामिड, वृत्ताकार पिरामिड या एल्टिनियन पिरामिड। तो बात करें एल्टिनियन पिरामिड जो होता है वो किसका, परिस्थिति पिरामिड का वैकल्पिक रूप होता है। कैसा, वैकल्पिक रूप होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाद में कौन सा पिरामिड सीधा या उल्टा हो सकता है। तो संख्या का जो पिरामिड होता है वो सीधा या उल्टा हो सकता है। ऊर्जा पिरामिड सीधा होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, संख्या का पिरामिड जो होता है वो उल्टा या सीधा हो सकता है। ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पिरामिड क्रमिक स्तर पर ऊर्जा के प्रवाह की दर को प्रस्तुत करता है। ऊर्जा प्रवाह की दर को कौन सा पिरामिड प्रस्तुत करता है। तो बात करें आयु की संरचना, पौधे या पशु या ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो ऊर्जा के प्रवाह की दर को प्रस्तुत करता है। इसको ऊर्जा के प्रवाह की दर को प्रस्तुत कौन सा करता है, तो ऊर्जा का पिरामिड ही ऊर्जा के प्रवाह की दर को प्रस्तुत करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पिरामिड प्रत्येक स्तर पर जीवित पदार्थों की कुल मात्रा के कुल शुष्क भार का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुल जीवित पदार्थ के कुल मात्रा के शुष्क पदार्थ का जो प्रतिनिधित्व करता है उसे क्या कहते हैं, बायोमास पिरामिड, संख्या पिरामिड, आयु पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड। तो बात करें बायोमास जो पिरामिड होता है वो जीवित पदार्थ की कुल मात्रा के कुल शुष्क भार के प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समुद्र या तालाब परिस्थिति तंत्र में कौन सा उल्टा पिरामिड देखा जाता है। तो कौन सा उल्टा पिरामिड है जो समुद्र या तालाब परिस्थिति तंत्र में उल्टा देखने को मिलता है, बायोमास का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, आयु का पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड। तो बात करें बायोमास का जो पिरामिड होता है समुद्री या जलीय परिस्थिति तंत्र में, तो वो उल्टा होता है, कौन सा, बायोमास पिरामिड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे जैव विविधता का संरक्षण। किसके होंगे, जैव विविधता का संरक्षण। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैव घटक होते हैं। जैव घटक कौन कौन से हैं, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक। ये तीनों के तीनों क्या हैं, जैविक घटक होते हैं। कैसे हैं, तीनों के तीनों क्या है, जैविक घटक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो होंगे वो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। परिस्थिति तंत्र का जैविक घटक है। तो परिस्थिति तंत्र का जैविक घटक देखो, ना ही प्रकाश होता है ना ही होती है मिट्टी। और बात करें वनस्पति, वनस्पति जो है परिस्थिति तंत्र का जैविक घटक है। कौन सा, वनस्पति जो है परिस्थिति तंत्र का जैविक घटक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जैव मंडल शब्द को संदर्भित करता है, यानी जैव मंडल का मतलब क्या है, जैव मंडल का मतलब है जिसमें वनस्पति आ जाए और जितने भी जीव जंतु हैं वो आ जाएं। तो परिस्थिति जैव मंडल का मतलब जिसपे वनस्पति और जीव जंतु आ जाए उसे कहते हैं हम जैव मंडल। तो जैव मंडल का मतलब क्या है, वनस्पति तथा पशु। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैव मंडल है। जैव मंडल का मतलब होता है जहां जीवित प्राणी रहते हो, जहां जीवित प्राणी रहते हो, यानी जो सांस लेने वाले जीव रहते हो उसे कहते हैं हम जैव मंडल, ठीक है। तो जैव मंडल क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो जैव मंडल क्या है, जीवित प्राणियों के अधिकृत क्षेत्र। जीवित प्राणियों का जो अधिकृत क्षेत्र है उसे कहते हैं हम जैव मंडल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैव मंडल का निर्माण होता है। जैव मंडल का निर्माण होता है किसके द्वारा, जीवित प्राणी एवं उनके अवशेष, जीवित प्राणी या स्थल मंडल,
जीवित प्राणी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, या जीवित प्राणी स्थल मंडल या जल मंडल। तो बात करें जो हमारा जीवित मंडल हो, जैव मंडल होता है, वो जीवित प्राणी, स्थल मंडल, जल मंडल या वायुमंडल तीनों का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैविक घटक के प्रत्येक स्तर को कहते हैं, जैविक घटक के प्रत्येक स्तर को क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रवाह, अपघटक, पोषी स्तर या संतुलन। तो जैविक घटक के प्रत्येक स्तर को कहते हैं हम पोषी स्तर। क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन हमारा, जैव मंडल में ऊर्जा का स्रोत होता है। जैव मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है ये आपको बताना है। तो जैव मंडल में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है, निर्माता होता है, विश्लेषण करता होता है, पृथ्वी की ऊष्मा। तो बात करें जैव मंडल में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो जैव मंडल डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव पर्यावरण के आंतरिक भाग में जीवों के पारस्परिक संबंध का आधार है। यानी जैव मंडल के आंतरिक भाग में जीवों के पारस्परिक संबंध का क्या आधार है? तो वातावरण है, स्थल है, भोजन है या उपयुक्त सभी है। तो जीवों में जो पारस्परिक संबंध है वो संबंध का कारण है भोजन। क्या है? भोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव मंडल है। जैव मंडल क्या है? संरक्षित क्षेत्र, पृथ्वी की परत, पारिस्थितिकी तंत्र या उपरोक्त सभी। तो जैव मंडल क्या है? जैव मंडल किस पर पनपता है? तो जैव मंडल पनपता है पृथ्वी की परत पर। किस पर? पृथ्वी की परत पर जैव मंडल का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के जैविक घटकों में शामिल है। पर्यावरण के जैविक घटकों में क्या क्या शामिल है? तो अपघटक, हरे पौधे, जानवर या उपयुक्त सभी। पर्यावरण के जैविक घटक में अपघटक भी शामिल है, हरे पौधे भी शामिल हैं और जानवर भी शामिल है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किया। जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसेन ने किया था, या ग्रिनेल ने किया था, या ट्रांसले ने, या ब्यूरेसन ने। किसने किया था? तो जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किया था वाल्टर जी रोसेन ने। किसने? वाल्टर जी रोसेन ने किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां है, भारत में जैव विविधता का सबसे प्रमुख हॉट स्पॉट है। यानी भारत में जो जैव विविधता का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन सा है? तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय या उत्तराखंड। तो देखो हमारा ये क्या है? भारत है, ये भारत है। ये क्या है? पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है, और ये है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है। नीचे क्या है? श्रीलंका होती है। ये क्या? श्रीलंका। तो बात करें जो सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है तो वो पाई जाती है पश्चिमी घाट पर। किस पर? पश्चिमी घाट के। भारत के इस पश्चिमी घाट पर क्या पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो बात करें सबसे अधिक जो जैव विविधता का प्रमुख हॉटस्पॉट है वो क्या है? हमारा पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में सबसे अधिक जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 13वां है, विश्व का जैविक रूप से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो जैविक रूप से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो रूस है, पश्चिमी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, या इंडियन मुलायम क्षेत्र है। तो बात करें आंसर हो जाएगा इसका दक्षिणी अमेरिका। यानी दक्षिणी अमेरिका जो है वो जैव समृद्ध देश है, जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्र है हमारा। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां है हमारा, जैव विविधता का संबंध है। किससे है जैव विविधता का संबंध? वन जीवों के विविध रूप से, परिस्थिति तंत्र से, या प्रकृति में मिलने वाली सभी प्रकार के प्राणियों तथा पेड़ पौधों से, या उक्त सभी से। तो बात करें
प्रकृति जो जैव विविधता का संबंध जो है वो किससे है? प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों तथा पौधों से संबंध किसका है? जैव विविधता से संबंध है। यानी प्रकृति में जितने ज्यादा विभिन्न प्रकार के प्राणी और हमें पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, वहां उतनी ही अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। अगर बात करें भारत में, तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां है, जैव विविधता को संयुक्त राष्ट्र के किस पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो बात करें रियो डी जेनेरो या स्टॉकहोम या मॉन्ट्रियल या क्योटो, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरो। क्या हो जाएगी? रियो डी जेनेरो। तो रोमेटी जेनेरो में विकास सम्मेलन सम्मिलित हुआ था। तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के रियो डी जेनेरो के पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन का सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में साइलेंट वैली होनी चाहिए, साइलेंट नहीं, साइलेंट वैली का संरक्षण विशेषता आवश्यक है। किसके लिए? जल शक्ति के लिए या जनसंख्या के लिए या मत्स्य पालन के लिए या जैव विविधता के लिए? तो भारत में जो साइलेंट वैली है ये केरल में पाई जाती है। केरल में साइलेंट वैली पाई जाती है, और जो साइलेंट वैली है वो जैव विविधता के लिए सबसे विशेष रूप से आवश्यक है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए। ये साइलेंट वैली पाई जाती है केरली क्षेत्र में, नीचे भारत के निचले हिस्से पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता के लिए प्रमुख मुख्य खतरा है। जैव विविधता के लिए सबसे जो मुख्य खतरा है वो आवास का खंडित होना या भूसंकरण या प्रदूषण है या वन अग्नि है। तो बात करें जैव विविधता के लिए सबसे अधिक जो मुख्य खतरा है वो है आवास का खंडित होना। किसका? आवास का खंडित होना। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई, 22 मई या 24 मई या 26 मई? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपना जैव विविधता दिवस 22 मई को हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमारे प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका, यानी प्रदूषण, अगर बात करें जो वायु प्रदूषण में हमारी व्यक्तियों की जो भूमिका है वो देखते हैं प्रदूषण में व्यक्तियों की क्या भूमिका है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे देखते हैं पर्यावरण के संगठन में कोई विघन या विक्षोभ जो मानव जाति के लिए हानिकारक है, तो वो है प्रदूषण है, अपघटन है, घोलन है, या उक्त में से कोई नहीं है। तो मानव जाति के लिए सबसे अधिक जो खतरा है वो किससे है? प्रदूषण से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हानिकारक मानव जाति के लिए क्या है? प्रदूषण। प्रदूषण मानव जाति के लिए बहुत हानिकारक है। अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा है श्वास को बीमारियों का कारण है। श्वास को बीमारियों का कारण क्या है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। तो देखो, सांस लेने में जो जितनी भी बीमारियां होती हैं वो होती हैं अपने वायु प्रदूषण के कारण, क्योंकि वायु में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें मिल जाती हैं जिससे श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे अस्थमा वगैरह। दिल्ली में तो हर उम्र से जैसे ही आपकी ज्यादा उम्र बढ़ने लगती है वैसे ही अस्थमा के शिकार हो जाते हैं ज्यादातर दिल्ली क्षेत्र में, क्योंकि दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषण वायु प्रदूषण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। वायु प्रदूषण का सबसे प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो वर्षा है, भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार है या उल्का है। तो बात करें जो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है सबसे अधिक, तो वो होता है किसके कारण? तो वो होता है ज्वालामुखी उद्गार के कारण। मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो उस समय जो होता है वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी के फटने से उसमें विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं, और इसका ज्वालामुखी फटने के कारण जो धुआं निकलता है वो काफी ऊंचाई तक चला जाता है और वातावरण को पूरी रूप से क्या कर देता है? प्रदूषित कर देता है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, बसों से निकलने वाला प्रमुख कारक प्रदूषक क्या है? तो अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रस ऑक्साइड है।
तो बात करें बसों से निकलने वाला जो प्रमुख प्रदूषण है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लिखते हैं CO से। कैसे? CO से लिखते हैं। ये इतना खतरनाक होता है, अगर सांस के द्वारा अगर ये हमारे खून में मिल जाता है, और खून में मिलने के कारण क्या होता है, ये ऑक्सीजन की परिवहन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को रोक देता है, जिससे व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है। अगर बात करें प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है और नाइट्रस ऑक्साइड भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्प्रे पेंटिंग के दौरान निकलने वाला वायु प्रदूषण है तो कौन सा है? हाइड्रोकार्बन है, बेंजोपायरिनल है, या महीन कर है, या CFC है। तो आंसर कौन सा हो जाए? CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी वातावरण को प्रदूषित करती है। ठीक है, तो बात करें स्प्रे पेंटिंग के दौरान निकलने वाला प्रदूषण होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है हमारे श्वसन तंत्र पर। यानी जितनी भी जहरीली गैसें अगर हमारे फेफड़ों में जाती हैं तो हमारे फेफड़ा संबंधी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो बात करें वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव होता है श्वसन तंत्र पर। इस पर श्वसन तंत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रसोई गैस LPG से कौन सी विषैली गैसें निकलती हैं। LPG से कौन सी विषैली गैसें निकलती हैं? तो बात करें मिक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो बात करें रसोई घर या LPG गैस में जो विषैली गैस निकलती है वो है मीथेन। मीथेन गैस जो होती है वो किससे निकलती है? हमारी LPG गैस सिलेंडर जो होते हैं जिससे हम किचन में खाना बनाते हैं, उनका जो प्रदूषण है वो है मीथेन। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो रासायनिक उर्वरक है, कृषि अपशिष्ट है, रासायनिक कीटनाशक है, या ट्रैक्टर है। तो बात करें कृषि क्षेत्र में जो सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है वो रासायनिक कीटनाशक के द्वारा होता है। रासायनिक कीटनाशक जो खेतों में छिड़के जाते हैं बीमारियों से खेती को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए, या कीटनाशकों से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए जो हम कीटनाशक छिड़कते हैं वो क्या होता है? वायु प्रदूषण करता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है हमारा, महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? तो जो महानगरों में जो होता है प्रदूषण वो भी किसका कारण होता है? वायु प्रदूषण का कारण होता है। वायु प्रदूषण के कारण ही आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में क्या धूम या कोहरा सा जम जाता है जिससे ज्यादा दूरी का दिखाई नहीं देता। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? हमारा वायु प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है। तो अदृश्य प्रदूषण की बात करें तो अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण है हमारा ओजोन क्षरण। यानी ओजोन का क्या हो जाना? क्षरण हो जाना। ओजोन की जो परत है वो हमारे समतल मंडल में पाई जाती है और समतल मंडल में ओजोन परत जो होती है हमें पराबैंगनी किरणों से, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें संरक्षा प्रदान करती है। अगर सूर्य की पराबैंगनी किरण डायरेक्ट त्वचा के संपर्क में आती हैं तो हमें त्वचा कैंसर या स्किन कैंसर हो सकता है। तो स्किन कैंसर से बचाती है हमें पराबैंगनी किरण, और पराबैंगनी किरण से बचाती है हमें क्या? ओजोन परत, जो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, CNG वाहनों का प्रचलन किस राज्य में सर्वाधिक है? CNG की जो वाहन होते हैं, ज्यादातर CNG वाहन जो होते हैं वो प्रदूषण कम करते हैं डीजल और पेट्रोल की अपेक्षा। डीजल और पेट्रोल से निकलने वाला प्रदूषण ज्यादा होता है, जबकि CNG वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषण होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो आंसर बात करें जो CNG के सबसे ज्यादा वाहन चलते हैं वो किस में चलते हैं? दिल्ली में चलते हैं। दिल्ली में बस से लेके टेम्पू तक सारे वाहन जो ज्यादातर चलते हैं वो क्या से चलते हैं? CNG से चलते हैं। CNG या इलेक्ट्रिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत हैं तो प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत, उपयुक्त बी, या उनमें से कोई नहीं। तो देखो वायु प्रदूषण के दोनों प्रकार के स्रोत हैं। एक तो प्राकृतिक भी है। प्राकृतिक में जैसे हमने देखा ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट क्या है हमारा? ये है प्राकृतिक स्रोत। अगर मानवीय स्रोत की बात करें तो जैसे चिमनियों से निकलने वाला धुआं, चिमनी से निकलने वाला धुआं, बसों का धुआं,
बसों तथा गाड़ियों का धुआं। ये क्या है? मानव निर्मित, मानव द्वारा मानवीय स्रोत है। और बात करें प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी विस्फोट, ये क्या है? वायु प्रदूषण के उदाहरण है। ठीक है, मुख्य वायु प्रदूषक है तो मुख्य वायु प्रदूषण क्या है? गैसीय प्रदूषक, सूक्ष्म कण या जलीय प्रदूषक या उपयुक्त सभी। तो मुख्य रूप से जो वायु प्रदूषक हैं वो है सूक्ष्म कण। ये सूक्ष्म कण होते हैं जो हमारे श्वसन के तंत्र में अंदर जाने के बाद श्वसन से रिलेटेड बीमारियों को जन्म देते हैं। तो सूक्ष्म कण जो है मुख्य रूप से वायु प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मुख्य वायु प्रदूषक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर। तो अगर बात करें मुख्य रूप से जो वायु प्रदूषण है वो आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा खतरनाक वायु प्रदूषण है, इसे हम CO से लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण का मानवीकृत स्रोत क्या है? घरेलू ईंधन का दहन, उद्योगों का प्रदूषण, वाहनों का प्रदूषण। तो ये इतने जो सारे के सारे हैं जो मानवीय द्वारा निर्मित हैं। तो मानव जो स्रोत है प्रदूषण के वो घरेलू ईंधनों का दहन है, वाहनों में प्रदूषण है और उद्योगों का प्रदूषण है। ये सारे के सारे क्या मानवकृत स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संकट का मुख्य कारण है? तो मानवीय क्रियाकलाप, वनों का विदोहन और मरुस्थलीकरण या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण संकट का मुख्य कारण क्या है? तो बात करें तो सबसे अधिक है मानव की क्रियाकलाप है। मानव क्रियाकलाप जो है वो हमारे पर्यावरण को सबसे अधिक संकट पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे पर्यावरण को जरूर नुकसान होगा। जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, सड़कें बनती हैं या फिर हम बांध बनाते हैं, तो जितने भी हम मानवकृत अपनी सुविधा के लिए डेवलपमेंट करते हैं वो सारे के सारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 70% के आसपास होती है। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास होती है। 21% के आसपास क्या होती है? हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है। बात करें वायु प्रदूषण द्वारा होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, विविक्तों या उपयुक्त सभी। तो बात करें जो हमारी वायु प्रदूषण है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या है? वायु प्रदूषण कहलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषक होता है, वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? आतिशबाजी से, धुओं से, होली पर गुलाल उड़ाने से या उपरोक्त सभी से। तो वायु प्रदूषण की बात करें आतिशबाजी से भी होता है, धुएं से भी होता है और होली में रंग को उड़ाने से भी क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह वायु प्रदूषण घोतक है। वायु प्रदूषण घोतक का मतलब है संकेतक। घोतक का मतलब क्या है? संकेतक। अगर जहां वायु प्रदूषण हो रहा होगा वहां खरगोश नहीं पाए जाते हैं या गिलहरी नहीं पाए जाते हैं या लाइकेन नहीं पाए जाते हैं या उपयुक्त सभी। तो बात करें वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए आपको लाइकेन का पता होना चाहिए। अगर जहां सल्फर का प्रदूषण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर से रिलेटेड जितने भी प्रदूषक हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जहां पाई जाती है वहां लाइकेन नहीं पाया जाता है। लाइकेन को पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में हम जान सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं तो वायु प्रदूषण जो होते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो वायु प्रदूषण जो होते हैं वे सारे के सारे क्या हैं? वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण का कारण। तो वायु प्रदूषण का कीटनाशक है, शोर है या धुआं है या इनमें से कोई नहीं है? तो देखो वायु प्रदूषण का सबसे बेस्ट कारण है वो है धुआं। वैसे वायु प्रदूषण का कारण कीटनाशक भी होता है, लेकिन शोर आ जाता है। तो शोर की बात करें तो शोर जो होता है ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण जल से होने वाला प्रमुख रोग। तो प्रदूषण जल से होने वाला प्रमुख रोग क्या होता है? अस्थमा है,
अंतःशोथ है या मलेरिया है या बहरापन है। तो प्रदूषित जल के कारण जो होने वाले रोग कौन से हैं, वो होते हैं हमारे आंत से रिलेटेड। कौन से? आंत्रशोथ। आंत्रशोथ क्या है? ये भी हमारे जल प्रदूषण से होने वाला रोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नगर जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है, खनिज अपशिष्ट है या परिवहन है। तो बात करें सबसे अधिक जो औद्योगिक जो अपशिष्ट होते हैं, वो सबसे अधिक नगर का सबसे अधिक औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो जल का प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। तो औद्योगिक जो अपशिष्ट होते हैं जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण किसमें है? नगरों में। आगे बढ़ते हैं। 25वां मानव शरीर का लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे अधिक जो मानव शरीर की किडनी को नुकसान पहुंचाता है वो आर्सेनिक प्रदूषण है, लैंड प्रदूषण है, मरकरी प्रदूषण है या उपयुक्त सभी है। तो सबसे अधिक जो मानव की किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं वो है लैंड प्रदूषण। कौन से? लैंड प्रदूषण। आंसर बी। अब बी इज द क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम रखते हैं इतने ही क्वेश्चन। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में।